डॉक्टर मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो 350 फॉरेन कंपनियों से पाकिस्तान का कानून यह कहता है कि आप किसी फॉरेन कंपनी से, किसी बाहर के मुल्क से, किसी बाहर की सियासी जमात से पैसा नहीं ले सकते। कानून कहता है, और कानून कहता है कि अगर आप रहें ले पैसा तो आपकी पार्टी तहलील की जा सकती है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि वो शख्स जिसने 350 कंपनियों से पैसे लिए, 350 फॉरेन कंपनियों से पैसे लिए, वो इंपोर्टेड है या हम इंपोर्टेड है? हम इंपोर्टेड है किस बुनियाद पे? कोई बुनियाद नहीं। खान कहता है हम इंपोर्टेड हैं, इस वजह से हम इंपोर्टेड हैं। अदालत कहती है कि 350 कंपनियों से पैसे लिए, खान इंपोर्टेड नहीं है। खान तो नेक आदमी है। कानून कहता है कि आप किसी गैर मुल्क से, किसी गैर मुल्की काबीना के मेंबर से, किसी सियासी जमात से पैसे नहीं ले सकते। ये 2 मिलियन पाउंड किसने लिए? तो इंपोर्टेड कौन है? ये इंपोर्टेड और एजेंट हम कैसे हैं भाई? और आप क्या हैं? जरा बताइए। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि 350 मिलियन, 350 कंपनियों से पैसा लेने वाला, फॉरेन कंपनियों से पैसा लेके इस मुल्क में सियासत करने वाला, वो नहीं है इंपोर्टेड। हम हैं इंपोर्टेड। जिनके पास टूटी चप्पलों वाले लोग हमारे आते हैं। आप आए हमारे जलसों में, शक्लें देखें उन लोगों की, गरीब लोगों की जो वहां पे आते हैं। हम इंपोर्टेड हैं। और ये चार्ल्स हेन्स वाले, रुमीता शेट्टी वाले, ये लोकल हैं, ये सारे इंडिजिनस हैं। तीसरी बात, चोर कौन है? और यह सबसे अहम बात है जो मैं आप आज सामने रखने लगा हूं सबूत के साथ। चोर कौन है? एक बात तो मैंने आपको कल परसों भी कह दी थी कि इस मौजूदा तारीख में 2 सबसे बड़े मुआशी स्कैंडल हुए हैं। एक $250 मिलियन का जो मलिक रियाज ने किया स्कैंडल, बहरिया ने, जो काबीना के हुक्म के मुताबिक, काबीना के साइंड पेपर के मुताबिक, इंग्लिस्तान में पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक, पाकिस्तान का एक एडवाइजर इंग्लिस्तान में कागजों पे जाके वहां की अदालतों में साइन करके आया है। उसके मुताबिक वो $250 मिलियन, जो 1/4 है उस पैसे का जो पाकिस्तान को IMF से मिलने हैं, गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट कर दिया बहरिया टाउन को, मलिक रियाज साहब को गिफ्ट कर दिया, साइन करके गिफ्ट कर दिया। वो पैसे उनके अकाउंट में जमा हो गए। किस चीज के इवज? जरा कीमत देखें, जरा कीमत देखें। $250 मिलियन दे दिया 450 कनाल जमीन के लिए। 450 कनाल जमीन ली और $250 मिलियन दे दिया। खान साहब के नाम पे उनकी ज़ौजा और उनके नाम पे जमीन है, और $250 मिलियन दे दिया। तो चोर कौन है? अब मैं दूसरा मुकदमा जो इससे रिलेटेड है वो आपके सामने पेश करता हूं। मैंने आपको बताया कि ये अबराज वाले साहब, नकवी साहब जो हैं, इस वक्त अंदिया यह है कि इनको 290 साल सजा होगी अमेरिका में। 290 साल। जो जराइम इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के किए हैं उसमें 290 साल इनकी सजा बनती है। और खान साहब ने सौदागरी की उनसे $2 मिलियन के अंदर। वो सारी वो जो क्रिकेट क्लब की सजा बनती है, और खान साहब ने सौदागरी की उनसे $2 मिलियन के अंदर। वो सारी वो जो क्रिकेट क्लब बनाया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जहां पे बाहर से कहा यह कि लोग पैसे देकर आएंगे, तो ये 2 मिलियन पाउंड जो आए और 1.2 मिलियन जो आए, ये टिकटों से आए थे। तो ये जिस शख्स ने $2 मिलियन या $3 मिलियन के एवज सौदा किया, अब सवाल यह पैदा होता है सौदा क्या किया? जिस पार्टी से सौदा किया उनको फायदा क्या पहुंचाया? तो मैं आज आपको वो बताता हूं। के इलेक्ट्रिक को
के इलेक्ट्रिक ने 20 साल से वादा किया हुआ था कि कराची की मुश्किलात हल करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। 20 साल से यह मुकदमा चल रहा था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो क्यों नहीं कर रहे, और हमने अपने दौर में करवाई। और 2020 के बाद यानी वो पैसे $2-3 मिलियन या $2-3 मिलियन पाउंड जब आ गए पीटीआई के अकाउंट में, तो क्या हुआ? एक प्रोजेक्ट जिसका नाम दतांग कोल प्लांट है, जो कराची में लगना था, कराची के लोगों को सहूलत देने के लिए, जो इन्वेस्टमेंट करनी थी कानून के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के तहत, के इलेक्ट्रिक ने वो माफ कर दी गई। $1 बिलियन यानी 250 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, जो $2.5-3 मिलियन में बेच दी। तो चोर कौन है? असद उमर साहब सीसीओई में बैठे और उन्होंने डिक्टेट करवाया, यानी वहां पे बैठे लोगों ने कहा कि आप ये मत करें, ये 20 साल पुरानी कमिटमेंट है, इसे खत्म मत करें, ये कराची के लोगों का मुकदमा है, ये बिजली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में बनानी थी, मत करें। मगर खान साहब का हुक्म था, तो असद उमर साहब कैसे टालते? वो भी बेचारे हैं। जो दतांग कोल प्रोजेक्ट, हवा में नहीं बात कर रहा हूं, नाम लेके आपको बता रहा हूं। दतांग कोल प्रोजेक्ट जो अपने आखिरी मराहिल में था, 250 अरब की कराची में इन्वेस्टमेंट जो के इलेक्ट्रिक ने करनी थी, वो माफ कर दी गई। 2020 के एंड में माफ कर दी गई। आपको याद है ना वो तस्वीर खान साहब की, वो तस्वीर याद है ना, जिसमें साथ नकवी साहब बैठे हुए हैं और अखबार में हेडिंग आ रही थी कि खान ने गारंटी दी है कि के इलेक्ट्रिक के मामलात हल हो जाएंगे। हो गए 3 मिलियन पाउंड पे तमाम मामलात हल हो गए। पाकिस्तान के अंदर $1 अरब की 250 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट 3 मिलियन या 2 मिलियन पाउंड में बेच दी। मैं आपसे पूछता हूं, चोर कौन है? और सबूत चाहिए आप लोगों को। तो के इलेक्ट्रिक को 650 मेगावाट उसी कॉन्ट्रैक्ट में, उसी मुआहदे में जिसके तहत के इलेक्ट्रिक खरीदी गई, यह वादा किया गया कि सरकार उनको 650 मेगावाट बिजली देगी। खान साहब क्योंकि बड़े आदमी हैं, दरिया दिल हैं, सूफी हैं, नेक हैं, रियासत मदीना बना रहे हैं, और बाकी शिर्क विर्क की तो मैं बातें नहीं करता। तो जो भी वो कर रहे हैं, उन्होंने फैसला किया कि ये 650 मेगावाट बढ़ा के 2050 मेगावाट कर दिए जाएं। आपके यहां लोड शेडिंग हो रही है, रोज हमें आप यहां बुलाते हैं, हमसे पूछते हैं लोड शेडिंग क्यों हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं लोड शेडिंग क्यों हो रही है। कि वो बिजली जो पाकिस्तान के तमाम शहरियों को मिलनी थी, उसमें 1500 मेगावाट बिजली खान साहब ने 2 से 3 मिलियन पाउंड के एवज कहा कि यह दे दी जाए के इलेक्ट्रिक को। इसकी कीमत पता है कितनी बनती है? यह जो इजाफी बिजली दी है, इसकी कीमत पता है कितनी बनती है? 300 अरब रुपए। कैलकुलेट कर दूं, 1500 मेगावाट ज़रबे 24 ज़रबे 30 ज़रबे 12 ज़रबे 0.9 ज़रबे 1000, 11.664 बिलियन यूनिट बनते हैं, जिनकी कीमत 300 अरब रुपए है। गिफ्ट कर दी। 250 अरब का प्लांट गिफ्ट कर दिया, 300 अरब की बिजली गिफ्ट कर दी। कीमत क्या ली? 3 मिलियन पाउंड। 250 मिलियन डॉलर मलिक रियाज साहब को गिफ्ट कर दिए। कीमत क्या ली? 450 किनार। तो मैं आपसे पूछता हूं, भाई चोर कौन है? भाई चोर कौन है? मनी लॉन्ड्रर कौन है? ये वूटोंग क्रिकेट क्लब क्या बला थी? कौन है चोर? कौन है मनी लॉन्ड्रर? ये तमाम नंबर किसी को बुला लें। आप खुद अहले कलम हैं, अहले दानिश हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जाएं पता करें दतांग कोल प्लांट किसने कैंसिल किया, कब कैंसिल किया। ये 3 मिलियन पाउंड पहले आए या बाद में?
कीमत पहले वसूल की या बाद में वसूल की इस मुल्क की? और आखिरी बात, साबित मैंने आपको बता दिया है एजेंट कौन है, मैंने आपको बता दिया है। ओ अभी तो मैं भूल गया, वो बैरी दोसांझ और इंदर बात है भाई। तो आखिरी बात मैं आपके सामने ये रखता हूं कि सादिक और अमीन कौन है। एक शख्स 5 साल तक अंडर ओथ कागज अपनी पार्टी के साइन करता रहा, अंडर ओथ के में अंडर ओथ उन्होंने साइन किए कि जो मैं कागजात आपके सामने जमा करवा रहा हूं वो सच हैं और सच के अलावा कुछ नहीं है। तो आज इलेक्शन कमीशन ने वो सारे आपके सामने रख दी कि 5 साल झूठे कागजात जमा करवाए अंडर ओथ। तकरीबन 16 अकाउंट जो हैं वो छुपाए अंडर ओथ। एक लिस्ट है 8 की, कुछ अननोन अकाउंट्स की लिस्ट है, उसको जोड़ लें तो कुछ 16 के करीब अकाउंट बनते हैं। 16 बैनुल अक़वामी अकाउंट छुपाए, वो अभी भी सादिक और अमीन है। 5 साल अंडर ओथ गलत चीजें लिख के साइन करके जमा करवाते रहे, फिर भी सादिक और अमीन है। 16 अकाउंट छुपा दिए, 8 तो खुद भी मानते हैं, वो अब भी सादिक और अमीन है। और कौन है जो सादिक और अमीन नहीं है? याद करवा दूं, जो अपने बेटे की कंपनी में डायरेक्टर के तौर पे, अपने बेटे की कंपनी में, दुबई में अपने बेटे की कंपनी में एज अ डायरेक्टर पैसे ले सकता था, मगर क्योंकि अपने बेटे की कंपनी थी नहीं लिया। आप सब अपने बच्चों की कंपनियों के अंदर नहीं है। कोई अपने बाप को नहीं कहता कि आप आ जाएं मेरी कंपनी में बोर्ड के ऊपर, मैं चाहता हूं मेरा बाप, अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है तो मैं अपने बाप को बिठाऊं, अपने भाई को, अपनी अम्मा को बिठाऊं, बाकी सब बिठा सकते हैं। मगर एक शख्स था दुबई में, उसने कहा कि मैं अपने बाप को बोर्ड में डाल देता हूं। अदालत ने कहा, फैसले ने कहा कि तुम चूंकि बोर्ड पे थे तनख्वाह ले सकते थे, तुम्हारे बेटे की है, तुमने नहीं ली तनख्वाह, मगर उससे क्या गर्ज, ले तो सकते थे ना बोर्ड मेंबर के तौर पे, तो तुमने वो डिक्लेयर नहीं किया। क्योंकि तुमने वो डिक्लेयर नहीं किया तो तुम सादिक और अमीन नहीं रहे। क्योंकि तुम सादिक और अमीन नहीं रहे तो अब तुम वजीर आजम नहीं रह सकते। क्योंकि तुम अब वजीर आजम नहीं रह सकते और तुम सादिक और अमीन नहीं हो तो पार्टी के सरबराह भी नहीं रह सकते। किस बात पे कि अपने बेटे की कंपनी में तनख्वाह ले सकते थे, नहीं ली, अदालत के फैसले में लिखा नहीं ली, लेकिन क्योंकि ले सकते थे तुम सादिक और अमीन नहीं हो। और ये सादिक और अमीन है। तो मैं आपसे जाते जाते सिर्फ ये पूछता हूं, भाई ये एजेंट कौन है? ये चोर कौन है? ये इंपोर्टेड कौन है? और ये सादिक और अमीन कौन है? और इस मुल्क का इंसाफ क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। अवैस के आगे सिर्फ 2 सवाल होंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने अपना केस प्रेजेंट किया और जिस तरह पावर शॉर्टेज को आपने लिंक किया, ये एक बैठ जाता है। अब क्या देख रहे हैं, आगे क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? आवाम भी सवाल करने जा रही है कि जो आप बातें कर रहे हैं इस पर क्या कोई पाबंदी लगने जाएगी? वफाकी हुकूमत क्या करने जा रही है? इस पर थोड़ी सी कर। जी मैं तो ये समझता हूं कि इंसाफ जो है उसकी एक अवामी अदालत लग गई है। ये तमाम चीजें जो मैंने आपके सामने पेश की आज, ये सब अदालती फैसले, और अब वो अदालती फैसले जो हैं वो अवाम की अदालत में आ गए और हम तो सिर्फ फैसले आपके सामने पेश कर रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, ये फैसला देख लें और ये फैसला देख लें और अवाम फैसला कर लें। तो अवाम को फैसला करने दें। मुस्तफिक मलिक साहब ये बताइएगा, हुकूमत को अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कॉपी है वो मिल जाएगी, हुकूमत क्या इरादा रखती है? इत्तेहादी जमातें भी आपके साथ शामिल हैं, क्या उनके साथ भी मुशावरत होगी? किस तरह से आप इस सारे मामले को लेकर आप आगे चलेंगे? मैंने तो आपके सामने ये मामला रख दिया है, सुबह से सब लोग रख रहे हैं। उससे पहले आपके सामने ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने रखा है। तो ये मामला अब आपके पास है, ये मामला हमारे पास आपकी अमानत है, इस अमानत की हम हिफाजत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।